किया है सबने होमवर्क जो मैंने दिया था? यस मैम। तो हम सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर हैं, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। राइट। तो सबसे पहली चीज हमने पूछी थी कि यहाँ पे ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन हम लोग क्यों नहीं करते हैं। तो जवाब कौन देगा? प्रतीक देगा? यस मैम। हाँ बताओ। फ्लोरिनेशन तो एक फास्ट रेट प्रोसेस है अच्छा और एक हाईली एक्सोथर्मिक होता है, अच्छा और आयोडीनेशन स्लो प्रोसेस है और अच्छा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो एकदम उसके तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है बिल्कुल उसमें। एक बार मेरे को मैकेनिज्म रिकॉल कराओ। मैकेनिज्म जो हम लोग कर रहे थे उसमें इनिशिएशन जो स्टेप था वो था यस हमारा मैम। कि हैलोजन हैलोजन के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होगी, हमारे एक्स रेडिकल्स बनेंगे। उसके बाद हम लोगों ने प्रोपोगेशन की बात करी थी। प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या हुआ था कि हमारे पास जो भी अल्काइल हैलाइड है उसके अंदर अब यहाँ पे जो है होमोलिटिक क्लीवेज होगी और ये बनेगा CH3X प्लस CH3 रेडिकल प्लस HX, CH3 रेडिकल प्लस HX। फिर ये जो CH3 रेडिकल है वो रिएक्ट करेगा हमारा X2 के साथ और ये बना देगा CH3X प्लस X रेडिकल, राइट। और फिर टर्मिनेशन हो जाती है और टर्मिनेशन में क्या होता है हमारा कि बहुत सारे टर्मिनेटिंग स्टेप हो सकते हैं। तो एक्स रेडिकल के साथ जुड़ के X2 बना दे, या CH3 एक्स रेडिकल के साथ जुड़ के CH3X बना दे, या फिर कुछ और हो सकता है टर्मिनेशन में कि भाई CH3 रेडिकल CH3 के साथ ही जुड़ जाए और C2H6 बना दे। इस मैकेनिज्म को ध्यान में रख के, ये मैकेनिज्म ध्यान में रखना है और फिर बताना है कि हम फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन क्यों नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो किन कंडीशंस में करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म को ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फ्लोरिनेशन की। तो जैसा हमें प्रतीक ने कहा कि वाई कांट वी डू फ्लोरिनेशन, हम फ्लोरिनेशन वी कैन नॉट परफॉर्म, राइट। क्या रीजंस है ना परफॉर्म करने के लिए? सबसे पहली बात, ये रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, राइट। ऐसा क्यों होता है बेटा, एक्सोथर्मिक क्यों होती है? एक्चुअली जो रिएक्टिविटी है, अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस को देखें तो वहाँ पे ही हमें ये पता चलता है कि हैलोजेंस में फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और आयोडीन है। मतलब फ्लोरीन और आयोडीन जो है दो एक्सट्रीमिटीज़ है। फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है और आयोडीन एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव है टुवर्ड्स दिस प्रोसेस, है ना। तो हाईली रिएक्टिव है मतलब वो तो रिएक्ट करना ही चाहता है। तो जब वो रिएक्ट करना चाहता है और वो अपने रेडिकल्स बनाता है तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और वो हीट जो है हमारे प्रैक्टिकल पर्पसेस में हम उतनी हीट को हैंडल नहीं कर सकते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, इसलिए हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं करते। बिल्कुल बात समझ आ गई हमें, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम नहीं कर सकते। चलिए अब आयोडिनेशन के बारे में कौन बताएगा मुझे कि आयोडिनेशन हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी मैम इसमें HI जो प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। अच्छा, फिर जब वो अटैक करता है अल्काइल आयोडाइड्स प्रोड्यूस होता है मतलब उससे। बिल्कुल सही बात। तो और अल्काइल बैकवर्ड रिएक्शन आयोडाइड होता बेटा है। अगर रिड्यूस होगा तो वो अल्केन ही बनेगा ना, है ना। Yes, ma'am. तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब ये जो है ये हाईली अनरिएक्टिव है। तो मैं कब ये रिएक्शन कर सकती हूँ? कैन आई एवर परफॉर्म आयोडिनेशन? कभी भी मैं आयोडिनेशन परफॉर्म कर सकती हूँ? यस मैम, दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड कौन सा है? मैम आई थिंक स्वार्ट्स मेथड कुछ। ना, वो तो फ्लोरिनेशन का होता है, आयोडिनेशन के लिए। यस मैम, सॉरी आयोडिनेशन के लिए मैम आप HNO3 यूज कर सकते हो। HNO3 यूज कर सकते हैं या फिर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे आयोडिक एसिड HIO3 यूज कर सकते हो, राइट। सो अब आयोडिनेशन में प्रॉब्लम क्या है? आयोडिनेशन में प्रॉब्लम है कि अगर मैं ये मैकेनिज्म देखूं तो यहाँ देख पा रही हूँ कि HX बन रहा है। तो ऐसे ही जब HI बनेगा तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप HF से HCl पे जाओ और फिर HBr पे जाओ और HI पे जाओ,
डाउन द ग्रुप बच्चे अगर आप जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जा रही है. वाई? बिकॉज बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो बॉन्ड आराम से टूटेगा. अब जब बॉन्ड टूटता है तो दो काम होते हैं. एक तो जब बॉन्ड टूटता है तो या तो H प्लस और I माइनस की फॉर्म में टूटे या I माइनस और H प्लस की फॉर्म में टूटे. दोनों जगह तक बॉन्ड टूट सकता है. जब H प्लस और I माइनस के फॉर्म से बॉन्ड टूटता है तो एसिडिटी की बात आती है, क्योंकि H प्लस निकलता है और इसलिए हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप एसिडिटी बढ़ रही है. और अगर बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो H माइनस निकलेगा और H माइनस से बेसिकली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ रही है. तो दोनों ही चीजें बढ़ती है डाउन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है. तो HI बिल्कुल सही बात है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? जो आपने सबस्ट्रेट लिया है, जो ऑब्वियसली आपका एक्सेस में प्रेजेंट होगा, ठीक, वो बार बार बनाता रहेगा. क्यों? जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा ये HI के साथ जो है रिएक्ट करेगा और फिर से ये क्या बना देगा? एल्केन बना देगा, उसे रिड्यूस कर देगा. H माइनस जो है, लेट्स से ये CH3, एक तरीके से मैं यहाँ आपको लिखकर बताती हूँ. आपका लेट्स से CH3X बन गया और आपने I माइनस जो है ये आपका H माइनस जो है यहाँ से निकला, तो H माइनस इस पर अटैक करेगा, यहाँ से निकलेगा और फिर से मीथेन बन जाएगा. तो हमारे जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो H माइनस के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस होके वापस से क्या बन सकते हैं? एल्केन बन सकते हैं. दैट विल फोर्स द रिएक्शन टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो मुझे कुछ भी करके HI को जो है वो एग्जिस्ट नहीं करने देना, मुझे एक्चुअली इसको ऑक्सीडाइज कर देना है ना. और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ कर सकती हूँ, आयोडिक एसिड टाइप, और वो इसे I2 में जो है कन्वर्ट कर देते हैं. तो आयोडिनेशन पॉसिबल है, बट आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में. अदरवाइज आप ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, राइट. तो आयोडिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड with mild oxidizing agents like iodic acid. क्लियर होगी बात? ठीक, शाबाश. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे जो मैंने आपको दिया था. द सेकेंड क्वेश्चन वाज कि अगर मेरे पास इस तरीके का सबस्ट्रेट प्रेजेंट है और मैंने इसका क्लोरीनेशन कराया, तो मेजर प्रोडक्ट बेटा मुझे कौन सा मिलता है? दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दैट आई गेट. वाइल जब मैंने इसका ब्रोमिनेशन कराया, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट दैट आई गॉट? इट वाज CH3 CH CH3 CH2 CH3, और इसमें ये H की जगह जो है हम I वो लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं. So this is the major product we get. Why are we getting different major products? कौन explain करेगा इसे? अस्मी explain कर सकती है? मैम मुझे इसका बिल्कुल नहीं मिला आंसर, इसका आइडिया ही नहीं है. तो तुम कहाँ ढूंढ रही थी? इंटरनेट पे? मैम हाँ जी. क्या बोलते हैं, जो BR का वो होता है, वो क्या होता है? जहाँ पे उसको ज्यादा स्टेबल होने का चांस मिलेगा, हाँ. वो सिलेक्टिवली वहां पे जाने की कोशिश करेगा. अच्छा. और Cl? और फ्लोरीन के एग्जांपल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जहाँ पे उसको चांस मिलता है वो वहीं पे लगा रहा है. तो Cl में Cl तो खुद नहीं, छोटा है. Cl में नहीं मैम, फ्लोरीन में. वो तो हम करा ही नहीं रहे फ्लोरीनेशन, हम तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करा रहे हैं ना. हाँ, क्लोरीन में मैम क्या बोलते हैं, ये दोनों फैक्टर्स वो करते हैं, इसलिए हम शायद कुछ रेशियो यूज करते हैं. हाँ, कुछ Selectivity ratio. पता है, बस 5%. चलिए, इसका रीजन आता है सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी से. सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, ये क्या है ध्यान से समझेंगे इसे. सिलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी. अभी मैंने जस्ट आपको यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया कि रिएक्टिविटी जो है वो इस तरीके से चलती है. फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, राइट. इसका मतलब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगी तो आप बोल सकते हैं कि क्लोरीनेशन ज़्यादा रिएक्टिव है, इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमिनेशन.
ये बात तो बिल्कुल सही है, समझ आ रही है हमें। बट यहाँ जो एक और चीज़ हमें समझनी है वो है सेलेक्टिविटी की। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमारे पास दो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स है, लेट्स से एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है और एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और हमने इन्हें खाना ऑफ़र किया, तो पुअर वाले को तो कोई भी खाना दोगे वो बेचारा खुशी से खा लेगा, लेकिन रिच वाले को जब खाना दोगे तो वो नखरे करेगा, नहीं आज मुझे ये बर्गर खाना है, आज मुझे वो बर्गर खाना है, आज मुझे ये पिज़्ज़ा खाना है, आज मुझे ये खाना है, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। इस बेचारे को जो दोगे वो खुशी से खाएगा, और इसे जो भी अच्छा भी दोगे तब भी उसके नखरे चलेंगे। इसको हम यहाँ कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, हंगर को आप जो है रिएक्टिविटी समझिए। हंगर अगर आपकी रिएक्टिविटी है, मतलब वो रिएक्टिव है टूवर्ड्स खाना, वो काफ़ी रिएक्टिव है ना। तो जो पुअर वाला स्टूडेंट है, क्योंकि वो काफ़ी रिएक्टिव है, क्योंकि वो काफ़ी भूखा है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे क्या खाना है। जो रिच वाला है, क्योंकि वो तो उसका तो पेट भरा ही रहता भैया, पूरे दिन ना कुछ तो चढ़ता ही रहेगा, तो वो लेस रिएक्टिव है। और अगर वो लेस रिएक्टिव है तो वो अपने नखरे दिखा रहा है। इसका मतलब मैं स्ट्रेट अवे ये बोल सकती हूँ कि रिएक्टिविटी जो है वो सेलेक्टिविटी के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। आप कितने सेलेक्टिव हो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्टिविटी क्या है। अब ज़्यादा रिएक्टिव हो तो आप कम सेलेक्टिव हो जाते हो, और अगर आप कम रिएक्टिव हो तो आप ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाते हो, राइट। ये चीज़ आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो है नेचर ऑफ फूड के लिए। भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसे भूख मर रही है, उसको तो अपना भूख कंट्रोल करनी है ना। जो मर्जी खाने को मिले वो खाएगा, वो थोड़ी सोचेगा कि ये सेलेक्ट कर लूँ मैं, वो तो सब खा लेगा। जो मिल जाए, जो सबसे पहले मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वो खा लो भैया। और यहाँ आसानी वाली तो कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें ही आसानी से मिल जाती है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो बस अपने नखरे दिखाने की, नहीं ये खाना है और ये नहीं खाना, राइट। तो जो भी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है ऑटोमेटिकली वो सेलेक्टिव कम हो जाती है। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि क्लोरीनेशन मोर रिएक्टिव है, दैट इज़ इंडिकेटिंग द फैक्ट कि क्लोरीनेशन जो है वो लेस सेलेक्टिव होगा, विल बी लेस सेलेक्टिव। अब सेलेक्टिव टुवर्ड्स व्हाट, ये भी तो हमें समझना है ना। सेलेक्टिव टुवर्ड्स व्हाट, द सेलेक्टिविटी आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन जो इसे उठाना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, जस्ट सी द मैकेनिज्म वंस। ये वाला पॉइंट, ये वाला स्टेप को ध्यान देंगे। इस स्टेप के बेसिस पे मैं सेलेक्टिविटी की बात करती हूँ, क्योंकि जब ये एक रैडिकल बनेगा बेटा, इसे कोई ना कोई एक एक्स एच को उठाना होगा ताकि एक रैडिकल फॉर्म हो, राइट। अब रैडिकल की स्टेबिलिटी उसकी सेलेक्टिविटी है। तो आपके पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 4 तरीके के हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। ये दोनों हाइड्रोजन सेम नेचर के हैं, क्योंकि आप नंबरिंग यहाँ से करोगे कंपाउंड की या यहाँ से करोगे, यू विल गेट द सेम कंपाउंड, राइट। तो ये दोनों CH3 सेम है, बट ये CH3 और ये CH3 डिफरेंट, बिकॉज यहाँ से नाम करेंगे तो CH3 ये वाला जो है सब्सिट्यूएंट तीसरे पर आएगा, और यहाँ से करेंगे तो दूसरे पर आएगा। तो मतलब नंबरिंग यहाँ से और यहाँ से डिफरेंट है, तो ये CH3 डिफरेंट है, बट ये दोनों CH3 सेम है। नाउ इसके पास जब क्लोरीन Cl रेडिकल बनकर आएगा तो उसके पास 4 डिफरेंट तरीके के हाइड्रोजन होंगे। यहाँ से हाइड्रोजन ले सकता है, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, और रेडिकल बना सकता है, राइट। बट इसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये चूज करे कि मुझे कौन सा रेडिकल बनाना है। वाई? बिकॉज क्लोरीनेशन आई टोल्ड इज लेस सेलेक्टिव। जबकि ब्रोमीन जब आएगा Br रेडिकल बना के और यहाँ से रेडिकल बनाना चाहेगा, अब ब्रोमीन मैंने कहा मोर सेलेक्टिव है, तो ये देखेगा कि मैं कौन सा H लूँ, और वो वही H लेगा जहाँ पे रेडिकल हमारा क्या बनेगा बेटा, स्टेबल। हालांकि मैं ये नहीं बोलना चाह रही कि क्लोरीन ऐसा नहीं करेगा, क्लोरीन भी करेगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो क्लोरीनेशन के लिए 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन को पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1:3.6:5। What do I mean by this? मतलब अगर वो 1 डिग्री हाइड्रोजन को एक बार उठा रहा है या एक गुना उठा रहा है, तो 2 डिग्री को वो उससे 3.6 टाइम्स ज़्यादा उठाने को प्रेफर करेगा, और 3 डिग्री को वो 5 टाइम्स मोर प्रेफर करेगा उठाने को, क्योंकि ऑफकोर्स 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल है। बट वही चीज़ अगर मैं ब्रोमिनेशन में देखूंगी तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में जो पिकिंग प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 1:500:1600 बनाएगी। मतलब
2 डिग्री को उठाने की प्रोबेबिलिटी 500 गुना ज़्यादा है और 3 डिग्री को उठाने की प्रोबेबिलिटी 1600 गुना ज़्यादा है. दैट मीन्स क्लियरली ब्रोमीन हाईली सेलेक्टिव है अपने काम में, और वो भी सेलेक्टिव है लेकिन उतना नहीं जितना ब्रोमीन है, ये लेस सेलेक्टिव है. और इसलिए बच्चे जब मेरे पास ये सबस्ट्रेट आएंगे, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, यहाँ कितने तरीके के रैडिकल बन पाएंगे. मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 को. तो अगर मैंने 1 वाला H हटाया, ये वाला H हटाया, ठीक है, या फिर 1 ना करके इसे जो है ABCD करिए, नहीं तो अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं. आप इसे करिए A हाइड्रोजन, B हाइड्रोजन, C और D. तो अगर आपने A हाइड्रोजन हटाया, द रेडिकल दैट यू विल गेट वुड बी दिस, विच इज probably a 1 degree radical. अगर आप B हाइड्रोजन पिकअप करेंगे तो आपके पास जो रेडिकल बनेगा वो ये बनेगा, सॉरी, अगर आप C वाली पिक करेंगे या D वाली पिक करेंगे, तो जब आप C पिक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो रैडिकल फॉर्म हो रहा है वो 2 डिग्री रैडिकल है. और जब D वाली पिक करेंगे तो आप देखेंगे वो फिर से एक 1 डिग्री रैडिकल है. अब मैंने आपको बोला कि ब्रोमीन सेलेक्टिव है, मतलब ब्रोमीन इन रैडिकल में से जो सबसे अच्छा रैडिकल है, जो सबसे स्टेबल रैडिकल है, बाय डिफ़ॉल्ट उसे पिक करेगा. और सबसे ज़्यादा स्टेबल रैडिकल कौन सा है बेटा? स्टेबल. तो ब्रोमीन बिना सोचे समझे इसी रैडिकल को जो है पिक करेगा, और इसी वजह से जब मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊंगी तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो होगा CH3CBr CH3 CH2 CH3. 95% मुझे यही मिलेगा. 5% हो सकता है मुझे अदर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स मिल जाए, बट क्लियरली मेजर प्रोडक्ट मेरा 3 डिग्री वाला ही होगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है. बट यही चीज़ बच्चे अगर आप क्लोरीनेशन में करेंगे तो क्या होगा? क्लोरीनेशन में कंपटीशन होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग हाइड्रोजन का. क्लोरीनेशन में कंपटीशन होगा between number of hydrogens and probability of picking hydrogen. एक बात बताओ, अगर एक बच्चा बहुत भूखा है और उसे खाना खाना है, बहुत जल्दी से खाना है, और तुमने उसके सामने 5 डिशेस रखी हैं जो टेस्टी है बट क्वांटिटी वाइज ऑल्टर हो रही है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा रखा है और बहुत सारे दाल चावल रखे और ऐसा कुछ कर दिया है, तो वो सबसे पहले ये देखेगा ना कि मतलब कि कौन सा ऐसा खाना है जिसको मैं एक ही बार में ज़्यादा टाइम खा सकूं, है ना. तो सबसे पहले उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि वो इतना भूखा है कि उसको अपने हंगर मिटानी है, तो वो क्वांटिटी को भी देख रहा होगा, क्वालिटी को भी देखेगा, बट क्वांटिटी भी उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगी, क्वांटिटी. जबकि ब्रोमिनेशन में क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है ना. यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ऑफकोर्स क्वांटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, है ना. तो अगर मैं इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखूं तो मैं क्या करती हूँ, ये A हाइड्रोजन, B, C, D के लिए, सब के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर करती हूँ. आप लोग साथ साथ लोड कर पा रहे हैं? यस मैम. तो अगर मैं A हाइड्रोजन की बात करूँ बच्चे, तो अभी मैंने बोला ये वाला CH3 और ये वाला CH3 सेम है, तो यहाँ के हाइड्रोजन और यहाँ के हाइड्रोजन सेम ही होंगे. तो 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 3 हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल मेरे पास A के लिए 6 हाइड्रोजन हुए, बट ये सारे ही 1 डिग्री हैं, और 1 डिग्री की प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या होती है? 1 होती है, तो वैल्यू आई 6. क्लियर? ये हाइड्रोजन की बात करिए B वाले की, ये एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है, और 3 डिग्री की प्रोबेबिलिटी उठाने की क्या है बेटा? 5.
तो वैल्यू आई 5। इसकी बात करिए, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है और ये दोनों ही 2 डिग्री है। 2 डिग्री की प्रोबेबिलिटी 3.6, मतलब ये वैल्यू आई 7.2। डी, ये 1 डिग्री है पर कितने हाइड्रोजन है यहाँ? 3 है, तो 3 × 1 3। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देख पा रहे हैं किसके लिए आ रही है? 2 डिग्री के लिए, क्योंकि उसका नंबर भी अच्छा है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है। तो इसलिए जब मैं इसका क्लोरीनेशन कराऊंगी तो मुझे मेजर प्रोडक्ट इसके हिसाब से मिलेगा और ये 2 डिग्री को ज़्यादा प्रेफर करेगा ओवर 3 डिग्री। ऐसा नहीं है वो 2 को मतलब वही बनाएगा, बट ये प्रेफर करेगा। तो ये वाला कंपाउंड मेजर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी अगर रेस्ट कंपाउंड्स बनाएगा तो इसके बाद वो 1 डिग्री वाले इन दोनों में से किसी एक को वो करेगा, क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो ये वाला कंपाउंड अब मेरा सेकंड मेजर हो जाएगा। थर्ड मेजर कौन सा होगा? हाँ जी मैम, बट इसमें टोटल 1 डिग्री ज्यादा नहीं होगा सबसे ज्यादा? नो बिल्कुल, बट तूने ये नहीं देखा कि ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री डिफरेंट है ना, इसलिए मैंने उन्हें अलग अलग लिखा है। ये दोनों सेम है क्योंकि यहाँ पे अगर Cl लगे और यहाँ पे Cl लगे उसका नाम सेम आएगा, नॉमेनक्लेचर सेम रहेगा ना। 1 क्लोरो करके तो बोलोगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे ही बोलोगे ना। और अगर यहाँ पे Cl लगेगा तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो हालांकि डिग्री उसकी ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट्स दोनों डिफरेंट देने हैं, दोनों की स्टेबिलिटीज डिफरेंट आएंगी, इसलिए 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो टोटल 1 डिग्री उन्हीं को सम करो, उनके नंबर सम करो जो सेम प्रोडक्ट दे। जो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको नहीं करना। तो ये भी 1 डिग्री है बट ये प्रोडक्ट डिफरेंट दे रहे हैं तो इसको अलग ही रखेंगे। क्लियर हुई बात? यस मैम। अब थर्ड मेजर कौन सा आएगा बेटा? ये बी वाला। तो मतलब अब ये जो हमारा ब्रोमिनेशन के केस में सबसे ज़्यादा अच्छा बन रहा था वो यहाँ पे एक्चुअली थर्ड प्रोडक्ट है, थर्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। और फिर फाइनली ये वाला जो है वो माइनर होगा। और अगर आपको इसका परसेंटेज निकालने को बोल दे बेटा तो इसका जो भी वैल्यू आया था, तो इस वाले का आया था 7.2 है ना, डिवाइडेड बाय इन सबको टोटल करो, इन सारी वैल्यूज को टोटल करो। तो ये हो गया मेरा कितना? 11 14 21.2 तो 21.2 आ गया है ना। तो ये हो गया 21.2 इंटू 100। ये इसकी परसेंटेज हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? इसका वैल्यू 6 आ रहा था, 6 डिवाइडेड बाय 21.2 इंटू 100। इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 21.2 इंटू 100। और इसका कितना आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 21.2 इंटू 100। तो चाहे तो आप इन सब की परसेंटेज भी निकाल सकते हो, लेकिन परसेंटेज भी सबकी इसी ऑर्डर में ही आएंगी। और क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है और सबकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होगा, और ये क्लियर एविडेंस है इस फैक्ट का कि क्लोरीनेशन जो है वो लेस सेलेक्टिव होता है और ब्रोमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होता है। मेरी बात सबको समझ आई है? मैम हाँ जी मैम, अगर कोई ऐसा कंपाउंड होता जिसमें कि 1 डिग्री की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती, तो 1 डिग्री मतलब बन कि जाता। हाँ, मतलब कि अगर वहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा होता है टर्शरी कार्बन पे, तो मैम वो क्लोरीन जो है वो 1 डिग्री पे भी बिल्कुल आ बिल्कुल यस। ये देखो इस वाले में यहाँ पे ये सारे एक जैसे हैं ना, और इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी 9 इंटू 1। तो मेरा मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा इसका क्लोरीनेशन अगर मैं कराऊंगी तो। अगर मैंने इसका क्लोरीनेशन कराया तो बिल्कुल मेरा मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री वाला ही बनेगा। और इसमें तुम्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए क्योंकि क्लोरीन को 1 2 3 डिग्री से बहुत ज़्यादा मतलब है ही नहीं, उसको तो मतलब है दोनों से। स्टेबल भी चलेगा बट नंबर जैसे मैंने बोला गेट्स द प्रायोरिटी, राइट। तो दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट विदाउट एनी डाउट। और यहीं पे बेटा अगर तू ब्रोमिनेशन कराएगी तो क्या होगा? अब 3 डिग्री तो रेडिकल बना नहीं सकता क्योंकि यहाँ है नहीं, तो 2 डिग्री बना देगा, बट ये 1 कभी नहीं बनाएगा। समझ रहे बात को सारे? ब्रोमिनेशन में ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा बहुत ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना हमारे पास, लेट्स से इस तरीके का एक क्वेश्चन आया मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मुझे बोला क्लोरीनेशन कराओ और ए बनाओ,
तो एक दिमाग के कोने में ये घुसा हुआ है हमारे कि रेडिकल जहाँ स्टेबल होगा वो वहाँ बनेगा, है ना। तो बिना सोचे समझे क्लोरीनेशन के केस में बिना सोचे समझे कोई काम मत करना। तुम सोचो कि नहीं मैम रेडिकल ये स्टेबल है और ये बनेगा, गलत, नो, दिस इज रॉन्ग। क्लोरीनेशन वर्क्स ऑन सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल, उसको मतलब रिएक्टिविटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप बना के देखिए, CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है ना। अब ये जो 2 डिग्री है, ये अगर ये देखो, अब ये दोनों ही सेम प्रोडक्ट्स देंगे, आप समझ पा रहे हैं, दोनों विल गिव मी द सेम प्रोडक्ट। तो 4 इंटू 2 डिग्री का प्रोबेबिलिटी 3.6, ये एक ही है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 5 इंटू 1, ये 3 है तो 3 इंटू 1। तो nevertheless the major product would be this no matter what happens, समझ रहे हैं। तो क्लोरीनेशन में केयरफुल रहने की जरूरत है। ब्रोमिनेशन में बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। और मेजर प्रोडक्ट आपका कौन होगा बेटा, यही होगा। समझ आ रही है बात सबको? यस मैम। तो इस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो जैसे जैसे ज़रूरत आती रहेगी, क्लोरीनेशन को आप लोग बहुत ध्यान देंगे, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। कोई डाउट किसी को किसी तरीके का? नो मैम। चले आगे। ध्रुव समझ आ गया बच्चे? प्रांजय को समझ आ गया? प्रतीक को समझ आ गया? यस मैम। ओके चलिए, तो हमने दूसरा जो प्रिपरेशन करी वो क्या करी बेटा, एल्केन से हमें जो प्रिपेयर करना था। अब तीसरी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। तीसरी प्रिपरेशन है हमारी यूजिंग एल्कीन्स। एल्कीन से भी जो है आप ऑफकोर्स अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से ये रिएक्शंस पढ़े हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर आपके पास एक एल्कीन है तो एल्कीन जो है वो इस तरीके से रहेगा और इसमें मेरा जो है HX का एडिशन हो सकता है। क्यों? बिकॉज एल्कीन जो है वो क्या शो करता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और सबको पता है इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है और इसकी डिटेल हम लोग पहले ही कर चुके हैं अपनी क्लासेस में। तो नो डाउट द मेजर प्रोडक्ट वुड बी this has to be the major product. Is that clear to everybody? बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरीके से कोई एल्कीन दे दिया और उसमें HBr डाला तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? Br कहाँ लगेगा? Br वहाँ लगेगा जहाँ अच्छा कार्बोकेटाइन बन सकता है। बट CF3 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल नहीं होगा, यहाँ स्टेबल होगा। तो हेंस द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट वुड बी right, so this would be the major product. So here you will keep into mind the major product is forming via carbocation. So carbocation के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। अब बताइए, अगर मैंने ये वाला एल्कीन आपको दिया और HCl का एडिशन कराया, what has to be the major product? यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा इस तरीके से 1-2 रिंग एक्सपेंशन से 5 मेंबर की जगह 6 मेंबर रिंग बनेगी, पॉजिटिव चार्ज और ये आएगा और फिर यहाँ पे फिर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। और अब ये सारा चीज़ें दिमाग में अगर मैं रखूँगी तो जाके मैं बता पाऊँगी कि मेरा मेजर प्रोडक्ट ये होगा। दरवाजा बंद करो ना। ये और किसी को डाउट इसमें? यहाँ तक समझ आ गया सबको? क्लियर है? एडिशन ऑफ हैलोजन भी करा सकते हो आप ऑन एल्कीन। कैसे? बट एल्कीन पे जब आप एडिशन हैलोजन की कराते हो तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके मैकेनिज्म में बच्चे सबसे पहली चीज़ है एक हैलोनियम माइनस एन इंटरमीडिएट बनता है और फिर X माइनस जो है वो मोर कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है और फिर आपको X मिल जाते हैं। मतलब दिस बेसिकली गिव्स यू विसिनल डाई हैलाइड्स।
यू गेट विसिनल डाइहेलाइड्स। विसिनल मतलब होता है बेटा बगल बगल कार्बन, 1,2 डाइहेलाइड्स जो है आपको फॉर्म होते हैं। यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, बट क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं है तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये बात सबको क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, 11th में आप लोगों ने करा ही होगा, राइट? अब बट एक और काम आप यहाँ कर सकते हैं, वो है आप X2 और वाटर अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? तब होगा बेटा हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देने की बात ये है कि जब आप एक एल्कीन लेते हैं और XX पर अटैक होता है तो जैसे मैंने अभी बताया एक हैलोनियम आयन बनता है इस प्रकार, और इस हैलोनियम आयन पे अब X- अटैक ना करके, क्योंकि आपने वाटर डाल रखा होता है, वाटर अटैक करता है, ये सब हम लोग डिटेल में ले चुके हैं, उस कार्बन पे जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करता है, और एट द एंड एक X लगता है, एक OH लगता है, और यहाँ पे ये बनता है OH और H, इसको बोला जाता है हेलोहाइड्रिन। और ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, बस ध्यान ये देना है यहाँ पे कि OH वहाँ लगेगा जहाँ एक अच्छा कार्बोकेटाइन बन सकता है, OH वहाँ लगेगा जहाँ एक अच्छा कार्बोकेटाइन बन सकता है। क्लियर? सपोज मैंने इस पे NOCl का अटैक कराया, मैंने इस पे HOCl का अटैक कराया, मैंने इस पे ICl का अटैक कराया। व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स? कौन बताएगा? हाँ जी बताओ। सृष्टि बताएगी। आवाज आ रही है मेरी सबको? लगता है कोई मुझे सुनता तो है नहीं, ना सुन पा रहा है। मैम ICl वाले में तो डबल बॉन्ड की जगह पर एक जगह I लग जाएगा और एक जगह Cl लग जाएगा। कहाँ I कहाँ Cl? मैम राइट वाली साइड में I लगेगा और दूसरी वाली साइड में Cl। प्रतीक क्या ये सही बोला है इसने? मैम I नीचे की तरफ। अबे यहाँ पे फ्री रोटेशन है मैडम जी। अच्छा हाँ ओके मैम। प्रतीक सही है ये? मैम शायद। हाँ शायद ही है। प्रांजय कौन है क्लास में आज प्रेजेंट? बच्चे 10 बच्चे प्रेजेंट है। हाँ बोलो बोलो। वसुंधरा जल्दी अनम्यूट करो, बता फटाफट। मैम आई शायद वहाँ लगेगा, मतलब गलत है ना? समझ गई मैं, ठीक है। मतलब यहाँ उल्टा कर दें, है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लावण्या फटाफट। मैम ठीक है शायद। सही है, ठीक है, शायद चल रहा है काम, सुन रहे हैं हम। अस्मी मैम ठीक है। ठीक है। अक्षत है? हाँ अक्षत बेटा ये बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है ये। क्यों? कैसे डिसाइड करेंगे कौन कहाँ लगेगा? भैया यहाँ सुनिए ज़रा मैकेनिज्म। यहाँ पे ये जो आप जब ऐसे रिएक्शन कराते हैं ना, इसमें ये जो X होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये X- जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इस केस में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों X है तो दोनों एक एक जगह लगता है, डिफरेंस नहीं पता चलता। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे यही X जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और वाटर न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल देखो OH कहाँ लगा है? जहाँ अच्छा कार्बोकेटाइन है, समझ रहे हैं? तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक वेयर अ गुड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड।
ये पते की बात है। अब यहाँ देखो ICl में कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, I है या Cl है? कॉस Cl है तो Cl माइनस होगा, I प्लस होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, I बनेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, Cl बनेगा। अच्छे कार्बोकैटायन जो बनता है वहाँ पे कौन लगता है, न्यूक्लियोफाइल, तो वहाँ Cl लगेगा और फिर यहाँ I लगेगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई? आई या नहीं आई? Yes, Yes. ma'am. अब ये HOCl में बताओ क्या है, ये HOCl एग्जैक्टली Cl2 इन वाटर है, जो अभी मैं हेलोहाइड्रिन बता रही हूँ ना, तो Cl2 रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव HOCl, तो दैट मीन्स ये वही कहानी है, OH माइनस Cl प्लस। बीच में OH का हाँ, होगा। तो बीच में OH लगेगा है ना, और यहाँ Cl लगेगा। क्लियर बात? अब NO प्लस और Cl माइनस तो मैंने ही आपको चार्जेस दे दिए, तो इसका मतलब Cl फिर न्यूक्लियोफाइल बन गया और NO यहाँ लग गया। क्लियर हो रही है बात? चलिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, एल्कीन में जब आप X2 का एडिशन कराते हैं तो जो विस्नल डायहलाइड्स बनते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट बनते हैं, एंटी एडिशन होता है यहाँ पे। एंटी एडिशन क्यों होता है? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे पहले एक हेलोनियम आयन बनता है, तो सपोज़ ये एल्कीन है और यहाँ पे XX है और ये हेलोनियम आयन बनाएगा, पहले इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से टूटेगा और हेलोनियम आयन बताएगा, ठीक है। अब ये हेलोनियम आयन बेटा प्लेन में तो हो नहीं सकता, तो ये हेलोनियम आयन या तो प्लेन के ऊपर होगा या प्लेन के नीचे होगा, दोनों जगह बन सकता है हेलोनियम आयन, तो इधर बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन। और अगर ये हेलोनियम आयन अबव द प्लेन बना है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा बिलो द प्लेन अटैक करेगा, और अगर ये बिलो द प्लेन बना है तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन अटैक करेगा। ऐसा क्यों? भाई हेलोनियम आयन बना है पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हेलोजन पे लोन पेयर नहीं है, हेलोजन पे लोन पेयर तो है, तो ये लोन पेयर की रिपल्शन होगी अगर वो सेम साइड से अटैक करेगा तो ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा। अब यहाँ पे बिलो द प्लेन और यहाँ पे कहाँ अटैक करेगा, अबव द प्लेन। तो बेटा अगर ये यहाँ अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ से खुला तो एक सी ये अबव द गया और ये बिलो द प्लेन आ गया, और यहाँ अगर ये ऊपर से अटैक करेगा तो क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ अबव आ गया और यहाँ बिलो आ गया, और ये दोनों ही बनने के इक्वल चांसेस हैं हमारे पास। समझ रहे हैं? तो ये टेक्निकली मेरा क्या बन गया है, एक रेसमिक मिक्सचर। कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए हैं? मैम एक बार वापस समझा दीजिए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जब ये हेलोनियम आयन बनाएगा, क्योंकि आपको ये पता है ना डबल बॉन्ड प्लेनर होता है, तो डबल बॉन्ड तो प्लेनर है एक प्लेन पे, बट जब ये हेलोनियम आयन बनाएगा तो हेलोनियम आयन या तो अबव द प्लेन बन सकता है या बिलो द प्लेन बन सकता है, क्योंकि अभी और कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन बनने के चांसेस बराबर हैं, 50-50। तो अगर मेरा ये अबव द प्लेन बना है तो x माइनस जो है जो दूसरा x माइनस अटैक करेगा वो बिलो द प्लेन करेगा, क्योंकि अबव द प्लेन अगर ये बना हुआ है तो ये लोन पेयर्स अबव हैं, तो ये अगर ऊपर से जाएगा तो इसे रिपल्शन होगी, तो ये प्लेन के नीचे से अटैक करेगा, और अगर ये नीचे बना है तो ये प्लेन के ऊपर से अटैक करेगा। मतलब हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो है हेलोनियम आयन के अपोजिट प्लेन से जो है अटैक करता है। अब अगर ये बंदा इस केस में नीचे से अटैक करेगा तो ये डैश पे लग जाएगा और ये ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर ये बंदा ऊपर से अटैक करेगा तो ये वेज पे लग जाएगा और ये नीचे की तरफ खुलेगा, और ये दोनों ही बनने के 50-50 चांसेस है, और दोनों आप देख नहीं पा रहे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही हैं, है ना। मिरर लगा दो, अबव वाला नीचे दिखेगा, नीचे वाला ऊपर दिखेगा, तो ये दोनों बेसिकली मेरे 50-50 बन रहे हैं, इसलिए मेरा जो कंपाउंड है वो क्या बन रहा है, रेसम मिक्सचर। समझ आई है बच्चों बात? यस मैम। यस मैम। आगे क्लियर हो गई? अब ज़रा एक बात बताओ, मैंने थोड़ी ऑल्ट्रेशन करी है, अब क्या होगा?
क्या आपको ये दिख रहा है? ऑलरेडी CH3 अबव द प्लेन है, तो प्रेफरेबली जो हैलोनियम आयन बनेगा वो कहाँ बनना चाहिए? बिलो द प्लेन टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्शन, हाँ या ना? यस मैम। अब ये बिलो द प्लेन बना है, तो अब इस पे जो X माइनस को अटैक करना है वो कहाँ से अटैक करना है? अबव द प्लेन। अब दोनों में से यहाँ अटैक करें या यहाँ अटैक करें? जहाँ कार्बोकेटाइन अच्छा बनेगा, देख पा रहे हैं यहाँ कार्बोकेटाइन थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो ये यहाँ अबव द प्लेन अटैक करेगा और ये यहाँ से खुलेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, ये CH3 अबव, ये X अबव और ये X बिलो। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और अगर एक बात बताओ, मैम अगर पैरा पोजीशन, अरे मैडम 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 बेंजीन है नो मैम। तो फिर कहाँ से ऑर्थोमेटा पैरा? फोर्थ पोजीशन पे बेटा, फोर्थ पोजीशन पे। हाँ, क्वेश्चन तो पूछ सकती है तू। अगर यही स्ट्रक्चर ले साइक्लोहेक्सीन का, तो अगर इस नीचे वाले पोजीशन पे हम अगर एक और CH3 लगा देते हैं तब क्या होगा मैम? दोनों जगह लगा दे, हाँ यस अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, मैम, अबव द प्लेन। दोनों। यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अबव द प्लेन रहेंगे, X2 रहेगा पर ये X तो बनेगा बिलो द प्लेन क्योंकि रिपल्शन होगी। बट अब अटैक दोनों में से किसी भी जगह हो सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों जगह कार्बोकेटाइन इक्वली स्टेबल है, तो यहाँ X माइनस जो अटैक करेगा वो यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। तो जरा देखो क्या बनेगा। और मैम अगर वो CH3 बिलो द प्लेन होता फिर? तब भी बेटा सुनो तो सही, एक मिनट तो सुनो, पहले ये खत्म करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है भी इस केस में। जरा CH3 अबव, या लेट्स से ये अबव द, यहाँ पे ये लेट्स से जो है अबव द प्लेन अटैक करेगा ना, तो ये वाला यहाँ अटैक करा है और अबव द प्लेन ये लग गया है। आ जा भैया मार्कर, हाँ देख ये अबव द प्लेन लगा X, तो ये वाला X बिलो द प्लेन चला गया और यहाँ CH3 आ गया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता था कि वो यहाँ अटैक करता, अगर वो ऐसा करता तो ये अबव द प्लेन हो जाता और ये बिलो द प्लेन हो जाता, है ना? हाँ या ना? अब इन दोनों के बीच में स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेशनशिप क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे। ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल, क्या है ये? रेसमिक मिक्सचर। रेसिक मिक्सचर है, एंशोमर्स मैम ये दोनों डायस्टेरोमर्स है। हाँ क्या है? सेम ही कंपाउंड्स नहीं है? मेरे को तो नहीं दिख रहे, मेरे को इसका Cl ऊपर दिख रहा है, इसका नीचे दिख रहा है, अलग ही दिख रहे हैं। एक जगह से देखेगी तो अलग ही दिखेंगे, यहाँ पे आंख लगा के देख, अलग ही दिख रहे हैं। हाँ, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो बात है, बताओ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है इसमें कोई? कौन से प्लेन से काटोगे इसे? हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है शायद। नहीं है बेटा, सेंटर के लिए डायगनली ऑपोजिट होना चाहिए, तो इसके डायगनली ऑपोजिट तो कुछ है ही नहीं, इसी के है डायगनली ऑपोजिट, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। बताओ बताओ, ये मजा तो अभी आना शुरू हुआ है ना। हम रेशनलाइजेशन ही रहेगा या पता नहीं, रेशनलाइजेशन है। देखो अब ये रेसमाइजेशन होगा या ये डाइस्टीरोमर्स होंगे या ये इनैंशियोमर्स हम होंगे? डाइस्टीरोमर होगा शायद। पक्का? हाँ, क्यों? नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे देखने लग गए हम नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो हमें दिख जाएगा क्या? बेटा मन की आंखों से देखो कैसे। भाई सुनो, ध्यान से सुनना, जब ये कोई ग्रुप अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन है, तो पहले बात बताओ ये कायरल सेंटर है? ये डिसाइड करो, कायरल है तो सही, ये भी कायरल है। अब दोनों कायरल सेंटर्स में कोई ना कोई एक कॉन्फ़िगरेशन तो होगी, R या S कोई तो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना। ठीक है, मान लेना कोई भी एक मान ले, लेट्स से इसका R मान ले, इसका भी कुछ मान ले, R मान लिया, S मान लेते, कुछ भी मान सकती थी।
बट जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये तो आर ही रह रहा है, पर इसका जो अगर कॉन्फ़िगरेशन थी वो चेंज हो रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये अबव द प्लेन था, बिलो द प्लेन हो गया। तो लेट्स से अगर ये आर था तो ये यहाँ एस हो गया, लेट्स से यहाँ पे ये आर था तो ये यहाँ एस हो गया, बट ये तो चेंज नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाले दो कायरल सेंटर्स तो चेंज ही नहीं हो रहे, सिर्फ ये दो कायरल सेंटर्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन जब इनांशियोमर्स बनते हैं या रेशमिक मिक्सचर बनता है तो सारी जगह चेंजिंग आती है ना, सारे आर एस में बदलते हैं। तो ये क्लियरली डाइस्टीरियोमर्स हैं। मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए? यस मैम। कितने बच्चे मतलब जल्दी जल्दी बता दो अगर कोई भी है जो नहीं समझ पा रहा। भाई यही सवाल जो होता है ना ऑर्गेनिक के फंसाते हैं। अगर ये चीज़ें क्लियर है ना तो ऑर्गेनिक तुम्हारे हाथों में, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, फिर तुम बड़ी मज़े से निकाल जाओगे सारी चीज़ें। आ रही है समझ प्रांजय? मैम तो फिर उससे क्या मतलब, खाली दो आर एस में बदलने से डायस्टीरियोमर कैसे नहीं, हो? डाइस देखो मतलब ये होता है एक शॉर्टकट। मानो कि अगर इनांशियोमर्स बनाने हैं तो सारे आर एस में बदलते हैं, सारे एस आर में बदलते हैं। अगर कोई एक बदला है, एक एज इट इज़ है और एक बदला है, या तो ऐसे या तो ये बदल गया और ये ऐसे रहा, तो हमेशा डायस्टीरियोमर्स बनते। क्यों? क्योंकि बेटा जब मिरर इमेज बनाता है ना तो हर एक चीज़ उल्टी होती है। सपोज इसके पीछे यस तो मैम, मिरर मैम वो रखता तो है मैं ना। समझ, मैम वो तो मुझे पता है, बट यहाँ पे आप मतलब कैसे देख रहे हो? इस देखना। आर और इस आर का पेयर देख रहे हो? मैं इन दोनों को देख रही हूँ क्योंकि ये दोनों चेंज नहीं हुए हैं ना। ये तो चेंज हो गया, ये अबव द प्लेन है तो एस, अगर ये आर होगा तो एस हो गया होगा, एस होगा तो आर हो गया होगा। ये तो चेंज हो गए। ये दोनों चेंज नहीं हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप मिरर लगाओ तो दो ग्रुप चेंज ना हो, दो चेंज हो जाएं। ठीक है। तो ये डायस्टीरियोमर्स हो गए क्लियरली, है ना? आई बात समझ सबको? हाँ बेटा, अब अस्मी के सवाल पे चलते हैं। अगर एक अबव और एक बिलो हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब दोनों ही बन जाएंगे। अब देखो, अब जो ये एक्स पॉजिटिव एक्स इस पे अटैक करेगा, अब इसको ऊपर भी रिपल्शन हो रही है, नीचे भी रिपल्शन हो रही है, तो ये दो ही बनाएगा प्रोडक्ट। या तो बिलो द प्लेन भी लग सकता है और अबव द प्लेन भी लग सकता है। ठीक है, ये दोनों ही बन सकते हैं। कहाँ गया ये रहा? समझ रहे हो अस्मी? अब ये दोनों ही बन सकते हैं, दोनों बनने के 50-50% चांसेस होंगे। अब दोनों पे जो अटैक होगा, अब अगर ये बिलो द प्लेन है तो अटैक अबव द प्लेन होगा, और ये अबव द प्लेन है तो अटैक बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, यस मैम। बस यही समझा रही थी मैं। क्लियर होगी सबको? सारे डाउट समझ आ गए? हाँ या ना बोल दो भैया। यस मैम। चलो Yes, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो हम कहाँ पे थे? हम थे एल्कीन पे इसका एडिशन। ठीक है, तो ये एक और तरीका था हमारा प्रिपेयर करने का। अब एक और नेम रिएक्शन हम लोग जो है यहाँ स्टडी करने वाले हैं। अब ये हमारा तीसरा चौथा जो भी प्रिपरेशन है उसका नंबरिंग आप कर दीजिएगा वैसे। और ये स्पेसिफिकली फ्लोरिनेशन कराने के लिए है, स्पेसिफिकली टू डू फ्लोरिनेशन। और फ्लोरिनेशन कराने के लिए अब आपको ये तो पता है भाई, आप एल्केन पे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो करा नहीं सकते हैं, है ना? क्योंकि फ्लोरिनेशन हमारा एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें फ्लोरिनेशन करवानी होती है तो हम स्वाट्स रिएक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। उसमें हम लोग जो है एक काम करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा, वो ये है कि हम पहले एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड बना लेते हैं। मतलब हम पहले एल्केन पे क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन जो अच्छा लगेगा अपने मन से वो करेंगे, वो तो करा ही सकते हैं, अभी हमने बताया है ना। और फिर इनको जो है, ये जो अल्काइल हैलाइड्स होंगे, इनको हम लोग ट्रीट करेंगे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स हमारे कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स हमारे होते हैं जैसे कि AgF हो गया, जैसे कि Hg2F2 हो गया। ऐसे कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फ्लोरीन, जैसे कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड हो गया, SbF3 हो गया, एटसेट्रा। आप कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स ले लीजिए, वो यहाँ पे Cl और Br को हटा के स्पेसिफिकली RF जो है वो जनरेट कर देते हैं। और इस नेम रिएक्शन को, जिसमें आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्वाट्स रिएक्शन। ये इकलौता ऐसा रिएक्शन है जो फ्लोरिनेशन करा सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है कि आप फ्लोरिनेशन यहाँ पे करा सकें। बात समझ आ रही है? यस मैम।
Yes, ma'am. अब एक और नेम रिएक्शन की तरफ हम लोग चल रहे बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल रिएक्शन मैं आपको लिखकर दिखा रही हूँ कि मैं ब्रोमाइड्स या क्लोराइड्स ले लेती हूँ और इसमें सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन डालती हूँ और ये Ri दे देता है मुझे, और इसमें NaBr और NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये रिएक्शन है हैलाइड एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं ब्रोमीन और क्लोरीन को आयोडीन से क्या कर रही हूँ बेटा, रिप्लेस कर रही हूँ, है ना। तो ये एक ऑब्वियसली एक तरीका है आयोडीनेशन कराने का। अगर आप HiO3 नहीं डालना चाहते, आप आयोडीनेशन इस तरीके से करा दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये, हाँ जी, इसमें आप RBr और RCl एक साथ डाल रहे हो? नहीं, और है ये, और अच्छा, और है ना। हाँ, दोनों में से कोई एक। अब इसमें होता क्या है मतलब होता क्या है तो तुम्हें समझ ही आ रहा है इसमें क्या है। इसमें ये I- है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, हो रहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो की पॉइंट्स है वो समझिए कि ये स्ट्रिक्टली SN2 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट SN2, ये SN1 से होती ही नहीं है, ये SN2 है, प्योरली SN2। तो यहाँ पे अगर ये प्योरली SN2 है तो R आपका या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा, एलाइलिक होगा, बेंजाइलिक होगा। आप कभी भी R को जो है 3 डिग्री नहीं लोगे, R को विनाइलिक नहीं लोगे, R को फिनाइलिक नहीं लोगे। ऐसे कंपाउंड जिन पे SN1 हो सकता है या SN2 नहीं होता, उनको मैं कभी भी नहीं काउंट करूंगी, क्योंकि ये प्योरली रिएक्शन मेरा क्या है, SN2। तो अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया आपसे, CH3Cl है, CH3CHCl, CH3 है, PHCH2Cl है और एक PSCl है, पूछा विच विल गिव हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन या विच विल रिएक्ट विद NaI एसीटोन, तो आंसर क्या होगा? CH3Cl। विच विल रिएक्ट, CH3Cl. मैंने फास्टेस्ट नहीं पूछा, विच विल रिएक्ट। कौन कौन कर सकते हैं रिएक्ट? ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं करेगा बस, समझ रहे हैं। फास्टेस्ट CH3Cl, नो डाउट, फास्टेस्ट अगर हम बोलेंगे तो CH3Cl, बट रिएक्ट तो सारे ही कर सकते हैं, हाँ या ना। बस ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो है फिनाइलिक सबस्ट्रेट हो गया, डबल बॉन्ड पे SN2 का रिएक्शन नहीं होता है ना। तो ये चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्योरली SN2 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन? अब मैं ड्राइविंग फोर्स की क्यों बात कर रही हूँ, यहाँ तक सबने बच्चे नोट कर लिया है, कोई डाउट तो नहीं है? अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैंने आपको बताना है यहाँ पे, क्योंकि इसी से तुम्हारा काम चलेगा। एक बात बताओ, अरे लीविंग ग्रुप कौन अच्छा है, Br या I, Cl या I, कौन अच्छा है? I। इसमें तो I. कोई डाउट ही नहीं है। तो जब I- अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये NaCl जो है Cl- बन के इसको अटैक कर दे और रिएक्शन पीछे चला जाए, ऐसे क्यों नहीं हो रहा? I- तो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाँ या ना? लॉजिक है ना बात में? Yes. तो ये Yes, ma'am. रिएक्शन पीछे क्यों नहीं जाता, यही कंडीशन समझनी है। NaCl ना यहाँ बेटा प्रेसिपिटेट हो जाता है। यहाँ प्रेसिपिटेट क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे एसीटोन यूज़ कर रहे हो। पहली बात तो ये इंडिकेशन है कि एसीटोन जो है एक वो है एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब SN2 है ना, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि SN2 हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि NaCl एंड NaBr आर नॉट सॉल्युबल इन SN2, are not soluble in SN2. While NaI is soluble in SN2. अरे क्या लिख दिया, NaI is soluble in एसीटोन, एसीटोन लिखना है, SN2 लिख दिया मैंने। इन एसीटोन,
अब क्लियरली समझ पाए बच्चे कि NaI तो सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल फेज में ये न्यूक्लियोफाइल है, बट ये तो सॉल्युबल ही नहीं हुआ, ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, रिएक्शन सिस्टम से ही बाहर निकल गया, तो अटैक कैसे करेगा? समझ रहे हैं? और आप ये भी समझिए, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन तो अच्छा बनना ही नहीं है कि मैं बोलूँ आई निकल जाए अपने आप, आई निकल ही नहीं सकता, क्योंकि निकलेगा तो कार्बोकेटाइन इतना पुअर बनना है कि इसने इसे निकलने ही नहीं देना। तो किसी भी रीजन से ये रिएक्शन बैकवर्ड आ ही नहीं सकता। तो इस रिएक्शन को बैकवर्ड ना आने का कारण क्या है, या इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स ये है कि NaCl या NaBr जो प्रोडक्ट में बन रहे होते हैं ये एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होते, जबकि आप जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो एसीटोन में सॉल्युबल होता है, इसलिए रिएक्शन पीछे नहीं आ पाता। बोलिए बात समझ आई नहीं आई? मैम एक बार हल्का सा आवाज आ दो, मेरा आवाज कट हो रहा है। मैं ये कह रही थी NaCl जो है वो या NaBr जो भी आप यहाँ बनाओगे वो प्रेसिपिटेट हो जाता है एसीटोन में, वो एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है। तो अगर वो प्रेसिपिटेट हो गया तो वो तो रिएक्शन सिस्टम से ही बाहर आ गया ना, वो तो सोल्यूशन में रहा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही नहीं। आई बात समझ नहीं आई? और जब भी आपका कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाता है तो आप ली चार्टली प्रिंसिपल से रिएक्शन इज फोर्स टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स ये है कि NaCl या NaBr यहाँ जो भी बनते हैं वो रिएक्शन को पीछे नहीं होने देते, क्योंकि वो रिएक्शन मीडियम में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और सोल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। बात मेरी क्लियर हुई सबको? कोई डाउट? समझ गया। समझ गए सारे बच्चे? समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। अच्छा बच्चों, आज मैं आपकी क्लास यहीं तक ही ले पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है। मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? और कोई डाउट है किसी को तो प्लीज़ पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। ओके। मैम हाँ जी। मुझे डाउट था हाँ मैम, जब हमने वो वाला रिएक्शन करवाया था ना जिसमें हमने ल्यूकास रिएजेंट किया था हाँ हाँ मैम, उसमें हमने बोला था कि वो जो रिएक्शन होगा वो SN1 मैकेनिज्म से जाएगा ना। हाँ हाँ। बट मैम उसमें तो कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा, तो नहीं क्यों? हम 3 सिर्फ डिग्री में तो बन रहा है। लुकास रिएजेंट यहाँ तो नहीं है, चल मैं ऐसे बता देती हूँ। देख, ये मैंने 1 डिग्री लिया, ये मैंने 2 डिग्री लिया, और ये मैंने 3 डिग्री ले लिया, ठीक है। अगर मैं HCl जिंक क्लोराइड डालती हूँ, ये रिएक्शन हमेशा SN1 से जाता है। रीजंस आर कि ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक ही नहीं है, तभी तो SN1 से जा रहा है। तो ये फास्ट रिएक्शन दे रहा है ना, ये रिएक्शन दे ही नहीं रहे, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि मैं इनको डिस्टिंग्विश कर पाऊंगी, क्योंकि इनकी टर्बिडिटी आधे घंटे पौने घंटे बाद आएगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन अच्छा नहीं है। समझी बात को? तो मैं सबस्ट्रेट देखकर SN1 SN2 नहीं डिफाइन करी, क्योंकि सबस्ट्रेट तो मुझे चूज करना है। मैं इसको देखकर SN1 SN2 डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि ये इतना वीक है, इसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है SN2 से जाने की। OH चाहिए सारे, समझ गई? और कोई डाउट किसी को? चलिए मैम मैम आपने वो क्या क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैम मेरा एक और डाउट था मैम, जब हमने वो वाला रिएक्शन करवाया था ना जिसमें हमने पिरिडीन डाला था और मैकेनिज्म जो है SN2 हो गया था, हाँ। तो मैम जब उसमें पिरिडीन जो है वो HCl के H+ को डोनेट कर दे रहा है ना अपने लोन पर, बट मैम HCl तो जो है वो तो गैसियस फेज में निकल रहा था ना बेटा। तो वो निकले उससे पहले तो वो सोल्यूशन था ना, सोल्यूशन से ही वो गैस बन के निकल रहा होगा ना, तो वो गैस बन के निकले उससे पहले पिरिडीन ने H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और उसके बाद जो पिरिडीन ने लास्ट में अपना H+ दिया ना, वो जो HCl लिबरेट हो रहा है वो गैस है। 2 बार HCl निकल रहा है, ध्यान दिया था तूने? ओके मैम, लास्ट वाला जो स्टेप है ना वो गैस वाला है ना। ओके मैम। ठीक है। असमी कुछ कह रही थी बेटा? मैम वो केमिकल बॉन्डिंग वाली क्लास में कब ज्वाइन करूं? 5:45। 5:45 ओके मैम। Thank you, ma'am.